सारण गुरु के इस डिजिटल दुनिया में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं वीरेंद्र बिहारी और आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं एक क्लास 10th के लिए 4th चैप्टर जो है केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आपके बुक में दूसरे नाम से भी चिन्हित होगा। इसको लिखा गया होगा कार्बन एवं उसके यौगिक बात एक ही हुआ, कार्बन एवं उसके यौगिक बात सेम हुआ। कार्बन एवं उसके यौगिक को ही हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो आप हायर क्लास में जब जाओगे तो एक केमिस्ट्री जो है 3 भागों में विभाजित है, एक ऑर्गेनिक है और एक इनऑर्गेनिक है। तो थोड़ा सा हम डिफरेंशिएट कर दें, अंतर इसमें कर दें, उसके बाद हम क्लास 10th की दुनिया में आ रहे हैं। केमिस्ट्री को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें 2 है, एक है ऑर्गेनिक। हम आपके लेवल को ही बात करेंगे, थोड़ा सा हम आगे के लिए हम आपको बता देते हैं, बाकी हम आपके लेवल पर आ जाते हैं। दूसरा है इनऑर्गेनिक और एक और पार्ट होता है फिजिकल। घबराओगे नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री। इस ऑर्गेनिक को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कार्बनिक रसायन, और इनऑर्गेनिक को हम कहते हैं अकार्बनिक रसायन। ठीक है, इसको भौतिक रसायन का नाम दिया जाता है, उस पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। तो कार्बनिक शब्द जो है यह कार्बन से बना है। कार्बनिक शब्द किससे बना है? कार्बन से बना। जरा शब्द पर ध्यान दीजिएगा। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अर्थ हो गया, या ऑर्गेनिक कंपाउंड का अर्थ हो गया कार्बन के यौगिक। और यही चीज आपको क्लास 10th में दिया गया है 4th चैप्टर के रूप में, कार्बन एवं उसके यौगिक। और अकार्बनिक में आप पढ़ोगे कि कार्बन को छोड़ करके और जो भी तत्व आपको मौजूद हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, सोडियम, पोटेशियम, 117 हो जाएंगे। तो कार्बन के छोड़ करके और भी जितने भी यौगिक हैं उनके रसायन को हम अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने नाम यहां लिया अमोनिया का, NH3, अमोनिया की बात की। तो देखिए ये NH3 अमोनिया यह किसका कंपाउंड है? तो आराम से कहोगे कि सर ये आपको नाइट्रोजन का कंपाउंड है। किसका कंपाउंड है? तो नाइट्रोजन का कंपाउंड है, यानी अमोनिया नाइट्रोजन का कंपाउंड है। अब कार्बन के कंपाउंड, मान लीजिए कि हमने यहां पर कार्बन के 2 कंपाउंड लिए, एक हो गया CH4 और दूसरा हमने लिखा CO2। ठीक है, अब यहां पर जरा देखिए, ये दोनों कार्बन के कंपाउंड हैं, लेकिन दोनों को हम कार्बनिक यौगिक नहीं कहेंगे। देखिए कार्बन के कंपाउंड ये मीथेन भी है और कार्बन के कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, लेकिन इसको आप कार्बनिक यौगिक नहीं कहोगे। अब आगे हम इसकी चर्चा करेंगे
कि क्यों हम कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनिक अम्ल, ये सारे कार्बन के यौगिक अवश्य हैं, लेकिन इसको हम कार्बनिक यौगिक नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, बात बस थोड़ी देर बाद होगी। तो कहने का मतलब है कि कार्बनिक यौगिक आप कहोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको कहा जाता है। हिंदी में नाम हम दे तो इसको कहेंगे कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन। अब कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम से ही लग रहा है कि कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम करते क्या हैं, तो इसमें हम एक्सप्लेन करते हैं कार्बन के यौगिक को, कार्बन के यौगिक को एक्सप्लेन करते हैं। और यही आपका नाम भी है चैप्टर का, कार्बन एवं उसके यौगिक। आप जब बुक में देखोगे तो नाम लिखा है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो कहोगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या एक्सप्लेन करेंगे, तो कहोगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन एवं उसके यौगिकों की व्याख्या की जाती है, कार्बन एवं उसके यौगिकों का एक्सप्लेनेशन किया जाता है, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन। ठीक है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन के यौगिकों का वर्णन किया जाता है। ठीक है, यानी उस कंपाउंड में कार्बन होना जरूरी है, तभी आप उसको ऑर्गेनिक कहोगे। मान लीजिए कि हमने कहा यहां पर कि H2SO4, क्या यह एक कार्बनिक यौगिक है? सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला लिख दिया। कोई आपसे पूछे आपसे कि अच्छा बाबू बताओ जरा कि H2SO4 क्या एक कार्बनिक यौगिक है, तो कहोगे कि गजब की बात है, इसमें कहीं पर दूर दूर तक कार्बन नजर ही नहीं आ रहा है, तो आप इसको कार्बनिक यौगिक कैसे कहोगे? इसलिए यह कार्बनिक यौगिक नहीं है। यानी कार्बनिक यौगिक में, कार्बन के यौगिक में कार्बन का होना जरूरी है, कार्बन का होना जरूरी है, कार्बन का होना, कार्बन का होना जरूरी है। ठीक है, कार्बन का होना जरूरी है, तभी ना कार्बनिक रसायन कहोगे। अब कार्बन हिले नहीं है कहोगे कि कार्बनिक रसायन संभव है क्या? संभव नहीं है। तो कार्बन का होना जरूरी है। अब सवाल यह उत्पन्न होता है, क्या सभी कार्बन युक्त यौगिक कार्बनिक यौगिक होते हैं? अब जरा देखिएगा, अगला प्रॉब्लम हो जाता है यहां पर। अभी आपने कहा कि कार्बन का होना जरूरी है कार्बनिक यौगिक में, तो क्या, एक क्वेश्चन हम आपसे करते हैं, क्या सभी कार्बन युक्त यौगिक, कार्बन युक्त यौगिक कार्बनिक यौगिक होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं? क्या कब सभी कार्बन युक्त यौगिक कार्बनिक यौगिक होते हैं? तो आपका जवाब बिल्कुल स्पष्ट होगा। इसको हम कलर से कर देते हैं। आपका जवाब बिल्कुल स्पष्ट होगा कि नहीं, सभी कार्बन युक्त यौगिक कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं। हाँ, कार्बन का होना जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसमें कार्बन है तो वह कार्बनिक होगा ही, ये कोई जरूरी नहीं है। अब उसका हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों नहीं है थोड़ा देर बाद। जैसे मान लीजिए कि हमने यहां पर लिखा C2H5OH इथाइल अल्कोहल, और हमने यहां पर लिखा कार्बन मोनोऑक्साइड,
तो यह कार्बनिक यौगिक है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, दोनों कार्बन के यौगिक है, लेकिन इसको कार्बनिक कहोगे और इसको कार्बनिक नहीं कहोगे। तब कहिएगा कि सर कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोनिक एसिड, इसको आप कार्बनिक क्यों नहीं कह रहे हैं? कार्बन तो है लेकिन कार्बनिक नहीं है। अरे तुरा के जहर हो रहा है, कार्बन है, हाँ कार्बन है, हाँ है, कार्बनिक नहीं है। इसमें कार्बन है, हाँ है, कार्बनिक है। अब जरा ध्यान से समझिएगा कि ये बंधु कार्बनिक क्यों नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनिक एसिड, ये कार्बनिक क्यों नहीं है? तो अब कार्बनिक यौगिक का सही परिभाषा आपके सामने, आपके चैनल पर। किसको कार्बनिक कहोगे? तो कहोगे कि वैसे यौगिक, लिख देते हैं, वैसे यौगिक जिसकी उत्पत्ति, जो डिराइव्ड हुआ है, जिसकी उत्पत्ति अल्केन से हुई हो। एक वर्ड हमने लिखा है अल्केन, जिसकी उत्पत्ति अल्केन से हुई हो, उसे ही कार्बनिक यौगिक कहा जाएगा। कार्बनिक यौगिक कहते हैं जिसकी उत्पत्ति किससे हुई हो? अल्केन से हुई हो, अल्केन से। अब आगे हम आपको बताएंगे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, लेकिन संक्षेप में समझ लीजिए, अभी उसकी जरूरत है। अल्केन, ठीक है, इसका फार्मूला होता है CnH2n+2। कहने का मतलब है कि कार्बन से की संख्या से दोगुना से 2 अधिक होगा हाइड्रोजन की संख्या, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे हमने यहां लिखा इथेन, ये हमने लिख दिया इथेन, ठीक है, इथेन। अब ये हो गया इथेन, इसको हम कहते हैं इथेन। 2 कार्बन को हम इथ कहते हैं, इसलिए इसको हमने कह दिया इथेन। अब ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको पैरेंटल ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। सारे और कार्बनिक यौगिक के ये पिता हैं अल्केन। कार्बन की संख्या 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, और इसी से जो डिराइव्ड होगा उसी को हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो इससे डिराइव्ड नहीं होगा उसको हम ऑर्गेनिक नहीं कहेंगे। जैसे अभी आपने कहा कि C2H5OH और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो देखिए ये इथेन है, ये इथेन है। अब कैसे डिराइव्ड होता है, कैसे उत्पत्ति होगी? तो इससे एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को आप हटा दीजिए यहां से। मान लीजिए कि हमने यहां से एक इस हाइड्रोजन को हटा दिया, तो अब क्या बन गया? यह इथाइल ग्रुप बन गया। आगे और भी हम आपको समझाएंगे, आगे और भी आपको बताया जाएगा। यहां एक जगह खाली हो गया क्योंकि आपने इसको क्या किया? हटा दिया। एकदम बेसिक बाबू की तरह पढ़ा रहे हैं, हटा दिया। ये इथाइल ग्रुप हो गया। अब इस जगह पर, ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह पर हम OH जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? OH जोड़ देते हैं, ठीक है। यहां पर हमने OH को ऐड कर दिया। तो देखिए, तो इसी अल्केन से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए आप इसको कहोगे कि यह कार्बनिक यौगिक है।
लेकिन चूंकि अब इससे इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन ऑक्सीजन ऐसे डबल बॉन्ड होता है, इसकी उत्पत्ति इस अल्केन से नहीं हुई है। चूंकि इसकी उत्पत्ति अल्केन से नहीं हुई है, इसलिए आप इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहोगे। तो सवाल देता है आपको कि निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बन रहेगा लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहेगा। इसलिए नहीं कहेगा क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो है यह अल्केन से नहीं हुई है। कार्बोनिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन लोगों की उत्पत्ति, कार्बन है अवश्य लेकिन इनकी उत्पत्ति अल्केन से नहीं हुई है, इसलिए आप इसको ऑर्गेनिक नहीं कहोगे। तो रियल में ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफिनेशन दिया जाता है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अल्केन एवं अल्केन के डेरिवेटिव, अल्केन के डेरिवेटिव, अल्केन एवं अल्केन के डेरिवेटिव की व्याख्या की जाए। इसी को आप क्या बोलोगे? ऑर्गेनिक, जिसमें अल्केन एवं अल्केन के डेरिवेटिव, या डेरिवेटिव मतलब व्युत्पन्न, जिसकी उत्पत्ति अल्केन से हुई है। ठीक है, अब देखिए, अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि भैया 118 तत्व हैं। अब 118 तत्वों के लिए सोडियम के कंपाउंड के लिए एक अलग केमिस्ट्री बने, मैग्नीशियम के लिए एक अलग केमिस्ट्री बने, जिंक के लिए एक अलग केमिस्ट्री बने। बाप रे बाप, 118 को केमिस्ट्री में ब्रांच हो जाएगा, बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा। सवाल यह होता है कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन है, ये बहुत ज्यादा कंपाउंड, बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ, बहुत ज्यादा यौगिक का निर्माण करता है। कार्बन बहुत ज्यादा यौगिक का निर्माण करता है, इतना ज्यादा यौगिक का निर्माण करता है कि इसके लिए, कार्बन के लिए केमिस्ट्री में एक अलग ब्रांच ही डेवलप कर दिया गया, जिसका नाम दिया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या जिंक, आयरन की बात करोगे, अदर जो एलिमेंट है उनके उतने ज्यादा यौगिक नहीं बनते हैं, लिमिटेड कैपेसिटी है उनका, कितना ही वह 2-4 कंपाउंड बनाएंगे और उन्हीं में उनकी दुनिया समाप्त हो जाती है। लेकिन इसका इतना ना ज्यादा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ, बहुत ज्यादा कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है, इसलिए इसके लिए हम केमिस्ट्री में एक अलग ब्रांच डेवलप करते हैं जिसका नाम होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक ब्रांच। ठीक है, तो सवाल ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि क्या कारण है। अब सवाल ये हुआ कि क्या कारण है, क्या कारण है कि कार्बन ज्यादा यौगिकों का निर्माण करता है, ज्यादा यौगिकों का निर्माण करता है। क्या कारण है? क्या कारण है कि कार्बन ज्यादा यौगिकों का निर्माण करता है? यह सवाल पूछा भी है आपसे कि कार्बन बहुत ज्यादा यौगिकों का निर्माण क्यों करता है, कारण बताइए। अब जरा देखिए, अब कारण में आप कारण समझिए कि क्या कारण है। क्या कारण है कि कार्बन ज्यादा यौगिकों का निर्माण करता है? तो सबसे पहला कारण यह है इसका टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी।
टेट्रा वैलेंसी, वैलेंसी मतलब होता है संयोजकता और टेट्रा मतलब चार, यानी चार संयोजकता का होना, चार संयोजकता का होना, चार संयोजकता का होना, चार संयोजकता का होना। जरा हम नजर डाल लें इस कार्बन पर, कार्बन पर जरा नजर डाल लो, ध्यान से देख लो। कार्बन संकेत होता है C, परमाणु संख्या 6, परमाणु भार 12। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम करते हैं इसका, तो बोरबेरी में हम कहेंगे 2 and 4। एसपीडीएफ में लिखोगे तो लिखोगे 1s2 2s2 2p2, ठीक है, 2 2 4 और 2 6। इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बाबू? 4, क्योंकि सबसे बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या बोलते हो? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बात समझ में आई? यानी इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। अब रही बात, यदि इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, अब बात आई ऑक्टेट की, ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग कल के क्लास में हो सकता है कि हम शुरू कर दें, क्योंकि कार्बन जो है वह सहसंयोजी बंध बनाता है, इसलिए बॉन्डिंग की बात बिहारी कल करेगा आपसे। तो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, माने 2 और 4 कर दिया तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। बाह्यतम कक्ष में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए हम इसको ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाते हैं या क्रॉस से दिखाते हैं। लोग क्रॉस कर दिया। अब ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने बॉन्ड्स बनाएंगे? तो 4 है और 4 कहीं से शेयर करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, यानी यह 4 बॉन्ड ऐसे बना लिया। क्योंकि चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्डिंग में भाग ले लेते हैं, इसकी वैलेंसी होती है 4। अब 4 इसके वैलेंसी होने के चलते अब ये बताइए 4 से यह कंबाइन होगा कि नहीं होगा? यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी इसकी बढ़ जाएगी। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने, यानी इसके 4 वैलेंसी होने के चलते भी, अरे एक सीधी सी बात हम करें कि मेरे पास एक हाथ है, वैलेंसी मतलब क्या होता है? हैंड्स। आप कितने हाथ किसी से बढ़ा सकते हो, मिला सकते हो? तो एक ही से ना हाथ मिलाएंगे। 2 हाथ होगा तो 2 से मिलाएंगे, और 4 हाथ होगा तो कितने लोगों से हम हाथ मिलाएंगे? 4 लोगों से हाथ मिलाएंगे। कहने का मतलब कि हमारा बॉन्डिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग टेंडेंसी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो सेम चीज है, ठीक है। अब एक दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज है, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसका एक और गुण है, वह है केटेनेशन प्रॉपर्टी। हिंदी में इसको कहते हैं श्रृंखलन गुण। श्रृंखलन गुण बाबू,